हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः प्रेस राम प्रसाद IAS में स्वागत है। चलिए तो हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास फिर स्टार्ट करते हैं और हमारा जो तरीका डेली का है वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आज हम चेंजिंग करेंगे। जो हम रिवीजन बाद में कराते हैं आपको क्वेश्चन के लिए, उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ाए थे उनका रिवीजन, साथ में अगले 10 क्वेश्चन, तो ये बेस्ट तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल 10 कौन से प्रश्न पढ़े थे। तो हमने सबसे पहला जो प्रश्न पढ़ा था कि इसने कहा था कि इतिहास का राजनीति के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो इस सीले ने कहा था, ठीक है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था वो ये था कि निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो हमने देखा था कि उसमें राज्य है, मूल्य है, सरकार है, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो ये था कि कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। तो हमने देखा था कि शक्ति का अध्ययन। इसके बाद हमने एक बुक देखी थी जिसका हिंदी में ट्रांसलेट करके उन्होंने दे दिया था कि कौन, क्या, कब और कैसे। तो ये बुक लासवेल की है, जो इंग्लिश में पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, 1936। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वो था कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, या किसने कहा था। तो अब हेराल्ड लासवेल ने कहा था। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन मैटलैंड का था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न 47 था वो ये था कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वो भाग है जिसमें राज्य के आधार, सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। और जो स्टेटमेंट दिया था ये पॉल जेनेट ने दिया था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वो था कि निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा था। मैंने आपको बताया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अरस्तु ने कहा था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वो था कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है। और जो सिविक और सिविटाज जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है। इसके बाद हमने जो लास्ट प्रश्न देखा था वो था कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, और एक कैसा शब्द है, तो एक ग्रीक शब्द है। तो देखिए हमने 3 मिनट में कल का जो सारा रिवीजन था वो कर लिया, यानी जो कल पढ़ा था हमने। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति नया जुड़ता है तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो पूरी तरीके से ब्लैंक है। तो इस तरीके से हम रोज करेंगे, जैसे आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो कल रिवीजन के और फिर आगे 10 प्रश्न। तो चलिए आज हम फिर आगे वाले 10 प्रश्न देखते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और 5 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए जिससे वो भी जुड़े। तो चलिए रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसमें हमें सही जोड़ी मिलानी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सबसे पहला है दर्शन शास्त्र। तो आप जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में किसका उल्लेख होता है। तो देखिए शक्ति के बारे में हम नहीं, व्यापार नहीं होता है इस तरह में। तो दर्शन शास्त्र लगभग मन और आत्मा जैसी चीजों पर विचार करता है। तो पहले का चौथा, तो देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो हमें ऑप्शन तो मिल गया कि ये है, ठीक है। जो राजनीति विज्ञान है वो शक्ति की बात करता है। तो देखिए दूसरे का
तीसरा पहले का चौथा। अर्थशास्त्र व्यापार की बात करता है तो तीसरे का दूसरा। और समाजशास्त्र स्तर विन्यास की बात करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन हो गया बी। देखिए अब एक बार और देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र मन की बात करता है। राजनीति शास्त्र शक्ति की बात करता है। अर्थशास्त्र व्यापार की बात करता है। और समाजशास्त्र स्तर विन्यास की बात करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, यह किसने कहा था? तो जो स्टेटमेंट है वो बिनिंग एंड बिनिंग ने दिया था। बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार नागरिक शास्त्र, जैसे हम सिविक कहते हैं इंग्लिश में, शिक्षण का जो मुख्य या फिर लक्ष्य है जो अच्छे नागरिक, उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतर जानकारी हमें, या कह सकते हैं हम PSIR या फिर नागरिक शास्त्र से ही मिलती है, जहाँ पे हम राज्य और उनकी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र में व्यापार के बारे में करते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, तो इससे ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। बट नागरिकता, नागरिक लोकतंत्र आदि जो पढ़ते हैं वो एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है PSIR अब राजनीति विज्ञान, उसमें पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किसने कहा था कि नागरिक शास्त्र अधिक और कब मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। मतलब ये कह रहा है कि देखिए जो नागरिक शास्त्र है, चाहे तो अधिक यानी मैक्सिमम और चाहे मिनिमम, लगभग मानव के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करी जाती है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करा जाता है और ये नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। तो लगभग इसका जो सेंट्रिक है वो नागरिक के आसपास रहता है या व्यक्तियों के आसपास रहता है। और ये कथन गार्नर का है। तो जो गार्नर थे न नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए, गार्नर ने नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि किसने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान भी है और दर्शन भी है? तो प्रोफेसर पुंताम्बेकर, ठीक है। तो प्रोफेसर पुंताम्बेकर ने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो यह है कि राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो देखिए राजनीति के में विधि भी है, शासन भी है, प्रभुत्व भी है, राजनीतिक शास्त्र है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है राज्य। क्योंकि राजनीति में राज्य और उसके कार्यों की बात करी जाती है। और देखिए छत्तीसगढ़ में 2017 में जो प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ है। तो जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य के इर्द गिर्द घूमता है। राजनीति के अध्ययन में राज्य सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। जो राजनीति विज्ञान है वो राजनीति की जो संस्था है, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, ठीक है, और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। प्रक्रियाओं का मतलब है कि ये जो बॉडी है वो कैसे अपनी नीतियों का निर्माण करती है, कैसे उन्हें व्यवहारिकता प्रदान करती है और एक दूसरे में कैसे बैलेंस बना के रखा जाता है, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं या चेक एंड बैलेंस कहते हैं। इसके लिए राज्य अनिवार्य है।
राज्य के लिए अनिवार्य तत्व, तो देखिए राज्य के लिए 4 इंपोर्टेंट अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने? 4। सबसे पहले उसके लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, फिर एक जनसंख्या, सरकार, और जो सरकार है वो संप्रभु होना चाहिए। तो राज्य मूलतः इन्हीं 4 व्यापक अध्ययन करता है इन्हीं का। एक बार हम दोबारा से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न ये पूछा हुआ है कि राज्य के जो 4 आवश्यक तथ्य हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जनसंख्या, ठीक है। जो दूसरा तत्व है वो निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता। तो देखिए अगर वो जनसंख्या है तो जनसंख्या कहाँ रहेगी, तो उसके लिए एक भूभाग होना चाहिए। अगर भूभाग है, अब जनसंख्या हो गई है, भूभाग भी हो गया, तो उसे रेगुलेट करने के लिए एक सरकार चाहिए। अब देखिए सरकार तो कई जगह विद्यमान है, लेकिन अगर आप 1800 के आसपास देखोगे तो इंडिया में भी सरकार थी, लेकिन कॉलोनियल स्टेट था। तो वो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो आंतरिक और बाह्य रूप से अपनी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो संप्रभुता का जो मतलब होता है वो यही होता है कि राज्य आंतरिक और बाह्य रूप में जब अपने निर्णय लेता है तो बिना प्रभावित हुए या फिर स्वतंत्र, जैसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में जो बहुत ही प्रचलित शब्द है वो है गुट निरपेक्षता। तो इस तरीके से इसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती है। तो इन्होंने बताया था कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो मानदंड है वो राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती है। और जो प्रश्न है वो नेट में 2008 में पूछा हुआ है। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकी तंत्रों को आवश्यक माना गया। अगर आपने इनका मॉडल सुना हो तो उसमें एक गेट कीपर होता है, ठीक है। गेट कीपर जो अनियंत्रित मांगे होती है या फिर जो जरूरत से ज्यादा होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो इनपुट, आउटपुट और फीडबैक, और इसमें एक होता है रोकने के लिए। तो ये इनका मॉडल था, इनपुट आउट मॉडल डेविड ईस्टन का। को तंत्रों को आवश्यक माना गया है जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मार्ग मांगों पर नियंत्रण होता है, जिसका कार्य जांच करना है कि कौन कौन सी मांगे उचित है और कौन सी उचित नहीं है। यानी जो मांगे उचित है उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है, जो उचित नहीं है उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता है। तो एक गेट कीपर होता है इनके मॉडल में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। आप इस पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यवहारिक क्रांति हो या फिर उत्तर व्यवहारिक क्रांति, दोनों के पापा या पिता डेविड ईस्टन है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त रॉबर्ट ए डेहल, हाइंज यूलो का व्यवहारिक क्रांति में विशेष योगदान है। तो मुख्यतः
फाउंडर के रूप में डेविड ईस्टन, साथ ही रॉबर्ट डे ढहेल और हाइन जीलो को भी व्यवहारिक क्रांति से रिलेटेड माना जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीति अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। समझ में आ रहा है? व्यवहारवाद किसके विरुद्ध है? तो मूल्यों के। तो ये मूल्य निरपेक्ष है, यानी मूल्यों पर कमल देता है, और एम्पेरिकल है या फिर साइंटिफिक है। ठीक है, यार राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझाना चाहता है, तो व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को साइंस बनाने का प्रयास किया था। वही इसकी सबसे कमजोरी रही थी, जो बाद में उत्तर व्यवहारवाद में संशोधित की गई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो वास्तविक क्रांति। ठीक है, तो राजनीति व्यवहार की अध्ययन से व्यवहारवाद, राजनीति, उसकी संरचना, उसकी प्रक्रिया आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्यवहारवाद की जो सबसे बड़ी कमी है कि इसने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर दिया, यानी जो व्यवहारवाद था वो इसे साइंटिफिक या फिर जो पीसीएम होते हैं उस तरीके से बनाने का प्रयास कर रहा था, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपने देखा होगा तो राजनीति विज्ञान में मुख्यतः व्यक्ति केंद्र में रहता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मूल्यों से प्रभावित जरूर होता है। तो पूरी तरीके से हम इसे प्राकृतिक विज्ञान नहीं बना सकते। इसकी कमियों को दूर करने के लिए ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उत्तर व्यवहारवाद की बात करी थी। उसके दो कीवर्ड थे जो मैंने आपको शुरू से बताया, एक तो प्रासंगिकता, रिलेवेंस, और दूसरा कार्रवाई यानी एक्शन जे, और इसके साथ ही मूल्य। तो मूल्य इसी में आ जाते हैं, प्रासंगिकता, रिलेवेंस और कार्रवाई। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन कह रहा है कि 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। चलिए हम इसके बाद पहले आर देखते हैं। आर कह रहा है, देखिए उसने बता दिया, अभी इसको वैलिड साबित कर रहा है क्यों नहीं कि नहीं। तो उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण रहा था। तो ये सही है, इस वजह से आ रहे दोनों सत्य और आ रहे एक सही स्पष्टीकरण भी देख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें दोनों में से एक सही होता है कम से कम, और दोनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता उसमें। तो 1950 के दशक में विकास के जो सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। समझ रहे हो? स्थानीय का मतलब है कि यूरोप तक केंद्रित ही रह गए। उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। यह सार्वभौम रूप इसलिए भी धारण नहीं कर पाया क्योंकि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करने लगा, जो कि इम्पॉसिबल था। और आज का जो लास्ट प्रश्न ये है कि किसने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, जो हमने 2-3 बार देख लिया है। तो व्यवहारवाद के पिता, उत्तर व्यवहारवाद के पिता डेविड ईस्टन का एक कथन है। तो डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीति
मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। स्टर्न ने 1953 में अपनी जो प्रकाशित पुस्तक है, स्टार लगा लीजिए इस पे, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्था उपागम सिद्धांत, ठीक है, दिया, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात करी थी। तो आपको पहले तो द पॉलिटिकल सिस्टम ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कभी कभी देखिए अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन अब आगे ये पूछ लेगा कि इसकी फुल वो क्या, फुल क्या किताब, तो एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो एक पूछ लिए पहले दूसरे थिंकर की, मार्क्सवादी की, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इसे यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर वही जो आज कराए उनका रिवीजन, तो ये थोड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। वैसे तो आप रिवीजन करके आएंगे, नहीं आते भी हैं तो मैं आपको करा देता हूँ यहीं पे। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, थैंक यू।